नमस्कार मित्रों। देखिए, पहले हम लोगों ने यथार्थानुभव के बारे में देखा था। यथार्थानुभव 4 प्रकार का है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इस 4 प्रकार का क्या है? यथार्थ अनुभव है। और इसके कारण भी 4 हैं। कौन कौन से? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। देखिए, मैं एक बार लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिए। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। ये क्या है? 4 अनुभव हैं, यथार्थ अनुभव हैं। और इनके करण भी 4 हैं। देखिए, प्रत्यक्ष का करण क्या है? प्रत्यक्ष इंद्रिय ही है। अनुमिति का करण क्या है? अनुमान है। उपमिति का करण क्या है? उपमान है। और शाब्द का करण है शब्द। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? यथार्थ अनुभव हैं। ये क्या है? यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव। और ये क्या है? उनके करण हैं। यथार्थ अनुभव के करण। अच्छा, यथार्थ अनुभव को हम क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। और प्रमा का करण यानी कि प्रमा का करण यानी प्रमाण। प्रमा का करण यानी प्रमाण है। ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये क्या है? ये प्रमाण हैं। अब देखिए, क्या होता है कि ये ये करण हैं, माने असाधारण कारण हैं। और व्यापारवत असाधारण कारण, इनके बीच में कोई व्यापार भी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक व्यापार होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी एक व्यापार होगा। वो क्या है? हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होते हैं ना, 6 इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, वो व्यापार हैं। ये जो है व्यापार हैं। और अनुमिति में देखो, यहाँ पर जो होता है व्यापार, क्या होता है? परामर्श। और उपमिति में व्यापार क्या होता है? अतिदेश, वाक्यार्थ, स्मरण। और शाब्द में यहाँ पर व्यापार क्या होता है? तो पदजन्य पदार्थ स्मरण। पदजन्य पदार्थ स्मरण, ये व्यापार होता है। ये बात आपको ध्यान देनी है कि यथार्थ अनुभव है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। ये किससे उत्पन्न होते हैं? प्रत्यक्ष से। प्रत्यक्ष यानी कि इंद्रिय। प्रत्यक्ष यानी इंद्रिय। यहाँ पर देखिए, हम ये भी कुछ लिखते हैं। प्रत्यक्ष यानी इंद्रियां। इंद्रियां। अनुमान का मतलब क्या होता है? व्याप्ति, स्मरण। उपमान का मतलब होता है सादृश्य, ज्ञान। और शब्द का मतलब तो आपको पता ही है, इसको आपको समझना है, पद ज्ञान। ठीक है। तो देखिए, पहले क्या रहता है? यहाँ पद का ज्ञान होता है। और पद के ज्ञान से पदजन्य पदार्थ का स्मरण होता है। फिर उससे शाब्द बोध होता है। और ऐसे ही उपमान में क्या होता है? उपमान यानी कि सादृश्य ज्ञान। उससे अतिदेश, वाक्यार्थ का स्मरण होता है। और फिर उपमिति होती है। देखिए, 3 चीज़ें हैं। ये करण है, ये व्यापार है, और फिर ऊपर ये अनुभव हो गया। अनुमान मतलब होता है व्याप्ति का स्मरण। और व्याप्ति के स्मरण से परामर्श उत्पन्न होता है। बन्हे व्याप्त धूमवानायम पर्वतः, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान। फिर उससे अनुमिति उत्पन्न होती है। अब देखिए, प्रत्यक्ष में क्या स्थिति रहती है? यहाँ पहले इंद्रियां रहती हैं,
और इंद्रियों से फिर अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, मतलब जिसको हम देखते हैं, सामने घड़ा है उसको देखेंगे अगर तो उसके साथ में उस इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा, या जैसे इसको हमने छुआ तो ये त्वग इंद्रिय का इसके साथ सन्निकर्ष हुआ, तो सन्निकर्ष से क्या उत्पन्न होगा, प्रत्यक्ष उत्पन्न होगा। ये करण वाली लाइन है यानी प्रमाण है, प्रमा के ये करण है, और ये चारों क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये प्रमा है। प्रमा यानी यथार्थ अनुभव, और ये मध्य में क्या है, ये व्यापार है। तो व्यापार वाला जो असाधारण कारण हुआ वो होगा ये, देखो व्यापार तो ये हो गया, ये व्यापार वाला जो असाधारण कारण वो क्या हुआ, ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये करण हो जाएंगे, क्योंकि करण का लक्षण क्या होता है, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। करण यानी क्या होता है, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। बात समझ में आ गई। तो ये प्रक्रिया रहती है। अब देखिए यहीं पर बात आती है कि करण क्या है, तो हमको करण समझना है, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। इतना समझ में आ गया कि करण क्या होता है, तो इन्होंने लिखा है तर्क संग्रह में कि व्यापारवत, इसको छोड़ दिया है, उसको टीका में है, तो असाधारणम कारणम करणम। अब यहाँ पर समस्या आती है कि ये जो कारण है ना, ये कारण क्या है, ये कारण क्या है, तो हम कारण को समझेंगे। तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कारण क्या होता है, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, जो कार्य से निश्चित रूप से पूर्व में रहे। तो देखो भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये वाली जो लाइन है वो कार्य वाली लाइन है, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, सब कार्य हैं, और प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये सब क्या है, ये कारण है। बात समझ में आ गई। ये पहली वाली जो पंक्ति है ये कार्यों की पंक्ति है, और दूसरी पंक्ति ये कारण की पंक्ति है। तो ये होता क्या है, प्रक्रिया क्या है कि पहले आपको क्या होता है, इंद्रियां रहती हैं, प्रत्यक्ष रहता है, तब जाकर के प्रत्यक्ष का माने प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। पहले अनुमान यानी कि व्याप्ति का स्मरण रहता है, तब अनुमिति होती है। पहले उपमान यानी सादृश्य ज्ञान होता है, फिर उपमिति होती है। पहले शब्द यानी पदक ज्ञान होता है, तब जाकर के शाब्दबोध होता है। तो पहले कारण और फिर कार्य, यानी कि कार्य से नियत पूर्ववृत्ति, कार्य से नियत पूर्ववृत्ति रहता है कारण, कार्य के पहले रहता है कारण, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। अब जैसे इस उदाहरण को हम घटादि स्थल में भी देख सकते हैं। जैसे पहले क्या रहता है, पहले माने घट के जो भी कारण है, कपाल है, कपाल पहले रहेगा, कुंभकार माने जो घड़ा बनाने वाला है वो पहले रहेगा, कुंभकार पहले रहेगा, कपाल आदि उसके पहले रहेंगे, तब जाकर के घड़ा बनेगा। इसलिए लक्षण क्या करते हैं कारण का, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। ये जो कारण है ना, कारण का लक्षण क्या करते हैं, कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। ये बात सामने आती है। अब इसमें कारण भी कितने प्रकार के होते हैं, तो कारण 3 प्रकार के होते हैं। कारण जो है 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, समवायी, असमवायी और निमित्त, ये 3 प्रकार के कारण होते हैं। अब हम 3 प्रकार के कारणों को देख लेते हैं। अच्छा देखिए, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम में कार्य शब्द भी आया था, उसको भी हमको देखना था। माने कार्य किसे कहते हैं, प्राग भाव का प्रतियोगी जो होता है वो कार्य होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको वो जो कार्य बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये 4 कार्य थे। वो कार्य उनका प्राग भाव कब था, मतलब कि पहले अभाव था, पहले यानी कि उनकी उत्पत्ति के पहले उनका अभाव था, यानी जब उनके कारण थे, कारण पहले रहता है ना, तो कारण के समय पर उन चारों कार्यों का क्या था, अभाव था, प्राग भाव था। इसलिए वो प्राग, और जिसका अभाव होता है वो उसका प्रतियोगी होता है। जैसे घट के विषय में हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर घट होने वाला है, अत्र घटो भविष्यति, यहाँ पर घट होने वाला है, तो अभी घट का क्या है, प्राग भाव है।
घट का अभी क्या है, प्राग भाव है, क्योंकि घट होने वाला भी घट है नहीं, तो घट का प्राग अभाव है। अब जिसका अभाव होता है वो अभाव का प्रतियोगी होता है, इसलिए अभाव किसका है अभी, घट का, इसलिए घट हो जाएगा उस अभाव का प्रतियोगी, और प्राग भाव का प्रतियोगी हो जाएगा घट, इसलिए घट हो जाएगा कार्य। जिसका अभाव होता है, जैसे अभी घट नहीं है और घट होने वाला है, तो घट का अभी क्या है, प्राग भाव है। यदि घट होने वाला है, जैसे इह घटो भविष्यति, इससे क्या प्रतीति हो रही है कि अभी घट यहां पर होने वाला है, यानी अभी घट का क्या है, घटस्य प्राग भाव वर्तते, अभी घट का क्या है, प्राग भाव है। और नियम क्या है कि यस्य अभाव, जिसका अभाव होता है, तो यहां पर घट का अभाव है, इसलिए सह प्रतियोगी, सह प्रतियोगी। तो देखो भाई अभी यहां पर क्या है, घटस्य, घट का प्राग भाव है, इसलिए प्रतियोगी कौन हो जाएगा, घट प्रतियोगी हो जाएगा। माने कि जिसका भी प्राग भाव हो, यानी जो चीज उत्पन्न होने वाली हो वो प्राग भाव की प्रतियोगी होती है। तो चूंकि घट उत्पन्न होने वाला है, घट का भी प्राग भाव है, तो वो प्राग भाव का प्रतियोगी हो जाएगा, इसलिए घट हो जाता है कार्य। तो ये कार्य का हमने सामान्य रूप से लक्षण समझ लिया। अब हम लोग कारणों को देखेंगे। तो देखिए पहला कारण क्या है, तो पहला कारण है समवायी कारण। समवायी कारण का लक्षण है यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। देखिए हम लक्षण देख लेते हैं और फिर उसका उदाहरण देख लेते हैं। लक्षण क्या है, यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते, समवायी कारण है ना, तो यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। अब देखना है हम इसको समझेंगे। यत मतलब जिसमें, यत माने जिसमें, समवेतम माने समवाय संबंध से, समवेतम यानी क्या होता है, समवाय संबंध से, समवाय संबंध से, कार्यम उत्पद्यते माने कार्य उत्पन्न होता है, कार्य उत्पन्न होता है, वह समवायी कारण होता है। तत् माने वह क्या होता है, समवायी कारण होता है। अब देखो एक उदाहरण देख लेते हैं कि देखिए कोई भी चीज़ कहाँ उत्पन्न होती है, हम देख लेते हैं। द्रव्य, गुण और कर्म तीन ही हैं, इन्हीं तीन के विषय में विचार करना है। आगे वाली जो भी आगे उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं तो वो कभी भी समवाय संबंध से किसी में उत्पन्न नहीं होती हैं। देखिए तो द्रव्य कहाँ उत्पन्न होता है, आप याद रखिए अपने अवयव द्रव्य में। द्रव्य कहाँ उत्पन्न होता है, अपने अवयव द्रव्य में। जैसे शरीर कहाँ उत्पन्न हो रहा है, इसके अंगों में। जैसे वृक्ष कहाँ उत्पन्न होता है, उसके टुकड़ों में, माने डाली, पत्ते, तने, जड़ में वृक्ष उत्पन्न होता है। घड़ा कहाँ उत्पन्न होता है, उसके अवयव यानी कपाल में। पट कहाँ उत्पन्न होता है, कपड़ा कहाँ उत्पन्न होता है, उसके अवयव धागा यानी तंतुओं में। तो ये बात आपको समझनी है कि कोई भी द्रव्य कहाँ उत्पन्न होता है, अपने अवयवों में। और किस संबंध से उत्पन्न होता है, समवाय संबंध से। इसलिए किसी भी द्रव्य का समवायी कारण उसके अवयव होते हैं, टुकड़े होते हैं। देखिए जैसे ये पट है, ये पट कहाँ उत्पन्न होगा समवाय संबंध से, अपने अवयव में। माने पट कहाँ उत्पन्न होगा, तंतु में। पट किस में उत्पन्न होगा, तंतु में उत्पन्न होगा। किस संबंध से होगा, समवाय संबंध से होगा। अब देखिए पट क्या है, ध्यान देना, कोई भी अवयवी
द्रव्य, और तंतु क्या है? अवयव द्रव्य। तो कोई भी अवयवी द्रव्य अपने अवयव द्रव्य में, यानी तंतु, पट जैसे तंतु में, घड़ा जैसे कपाल में, जैसे वृक्ष होगा वो अपनी शाखाओं में, और जैसे शरीर होगा वो अपने अंगों में, तो कोई भी जो अवयवी द्रव्य होता है वह अवयव द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि समवायी कारण कौन होता है? जो भी अवयव द्रव्य होता है वही क्या होता है? हमेशा समवायी कारण होता है। और ये जो है पट, ये क्या है? कार्य है। ये उत्पन्न हो रहा है कहाँ? तंतुओं में उत्पन्न हो रहा है, उसके अवयवों में, अपने अवयवों में उत्पन्न हो रहा है। तो पट ये कार्य है, और किसी भी कार्य का तो समवायी कारण क्या होता है? हमेशा द्रव्य होता है। और किसी भी अवयवी द्रव्य का समवायी कारण हमेशा अवयव द्रव्य होता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा, जैसे मान लीजिए पट का रूप है, पट का रूप। अब हम आएंगे रूप यानी कि गुण पर। देखिए गुण, गुण और कर्म। जैसे रूप, जैसे हमने ले लिया, जैसे घट है, घट, और घट का क्या है? रूप है। और कर्म अथवा घट की कोई क्रिया है, घट में चलनक क्रिया है, मान लीजिए घट में क्या है? चलनक क्रिया है। तो यहाँ पर कार्य क्या है? रूप अथवा क्रिया। ये रूप कहाँ उत्पन्न होगा? घट में। किस संबंध से? समवाय संबंध से। अच्छा, एक बात मैं बता रहा था कि कोई भी अवयव, चूंकि अवयव द्रव्य में घट उत्पन्न हो रहा था अपने अवयव द्रव्य में, किस संबंध से? समवाय संबंध से। उसका कारण था कि अवयव और अवयवी का समवाय संबंध होता है। किसका किसका? अवयव और अवयवी, इनके बीच में कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। इनके बीच में जो संबंध होता है वो समवाय होता है। और ध्यान दीजिएगा, गुण और गुणी में भी जो गुणी है और गुण में भी कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। जो गुण होता है वो गुणी में समवाय संबंध से रहता है, अवयवी अवयव में समवाय संबंध से रहता है। तो यहाँ पर भी देखो, अथवा क्रिया, देखो कर्म यानी क्रिया, कर्म यानी क्रिया। तो ध्यान देना, जो क्रिया होती है वो क्रिया भी क्रियावान में, क्रियावान में, क्रिया क्रियावान में किस संबंध से? यहाँ पर भी समवाय संबंध ही होता है। ये आपको समझ करके रखना है। माने अवयवी अवयव में, क्रिया क्रियावान में, गुण गुणी में। और एक बात ध्यान देना, गुणी हमेशा कौन होता है? द्रव्य ही होता है। क्रियावान भी हमेशा कौन होता है? द्रव्य ही होता है। तो क्रिया क्रियावान में, गुण गुणी में, अवयवी अवयव में समवाय संबंध से ये रहते हैं या उत्पन्न होते हैं। तो देखो, जैसे घट का रूप है वो कहाँ उत्पन्न होगा? घट में उत्पन्न होगा। किस संबंध से? समवाय संबंध से। इसलिए घट क्या हो जाएगा? घट हो जाएगा समवायी कारण। और ये चलनक क्रिया है वो भी घट में उत्पन्न होगी। किस संबंध से? समवाय संबंध से। याद रखना कि कोई भी गुण, गुण कहाँ उत्पन्न होता है? द्रव्य में। और कोई भी कर्म या क्रिया भी कहाँ उत्पन्न होती है? द्रव्य में। इसलिए ये क्या होते हैं हमेशा? माने जो द्रव्य होगा वो समवायी कारण होगा। किसका? गुण का भी और क्रिया का भी। तो इसी बात को यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यथा तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेः। माने तंतवः पटस्य, जो तंतु हैं वो पट के समवायी कारण हैं, क्योंकि पट कहाँ उत्पन्न हो रहा है? समवाय संबंध से, तंतुओं में, अपने अवयव में। ऐसे ही पटश्च स्वगत रूपादेः, पट जो है अपने अंदर उत्पन्न होने वाले रूप का क्या है? समवायी कारण है। तो समवायी कारण के बारे में आप ये बात समझ गए कि जिसमें भी समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वो उसका समवायी कारण होता है। हमेशा याद रखना कि कोई भी अवयवी का समवायी कारण अवयव होगा,
किसी भी गुण का समवायी कारण गुणी होगा, किसी भी क्रिया का समवायी कारण क्रियावान होगा, और हमेशा द्रव्य द्रव्य और अवयव भी हमेशा द्रव्य ही होगा। समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है, ये भी याद रखना। समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है, और जिस द्रव्य में समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होगा वह द्रव्य समवायी कारण होता है। उदाहरण के रूप में हमने देख लिया, जैसे गुण हो गया रूप, कर्म हो गया जैसे क्रिया मतलब चलन, ये घट में उत्पन्न हो रही, इसलिए घट जो है क्या होगा, अपने रूप का, अपनी चलन क्रिया का समवायी कारण हो जाता है। तो ये हमने समवायी कारण को समझ लिया कि जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वो समवायी कारण होता है। अब हम लोग असमवायी कारण को समझेंगे। देखिए, कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम यत् कारणम अथवा कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम यत् कारणम। यद्यपि जो लक्षण दिया गया है यहाँ पर लिखा है कि कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम, लेकिन हमको क्या करना है, अलग अलग करके पढ़ना है, अलग अलग करके समझना है कि कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम यत् कार्यम और कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम यत् कारणम। देखो यहाँ पर कार्य और कारण, ये चीज़ हमको पहले पकड़नी पड़ेगी। कार्य क्या है, कारण क्या है, और फिर एकस्मिन् अर्थे क्या है, जिसमें दोनों हैं, माने जिसमें कार्य भी है और जिसमें कारण भी है, वो एक अर्थ क्या है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। देख लेते हैं भाई कि कार्य के साथ में एक ही अर्थ में कौन सा कारण समवेत माने समवाय संबंध से रह रहा है। तो देखो, जैसे हम घड़ा बनाते हैं तो घड़ा बनाने के लिए क्या केवल कपाल ही चाहिए? नहीं, कपालों का संयोग भी चाहिए। जब दो कपालों को संयोग करेंगे, संयोग होगा, तब जा कर के ही घड़ा बनेगा। अब देखना है, इसका मतलब है कि दो कपालों का संयोग, कपालद्वय संयोग। देखो, आप कोई भी चीज़ बना लो, कोई भी द्रव्य बनाओगे तो उसके अवयवों को, केवल अवयवों से द्रव्य नहीं बनता, अवयवों का संयोग करना पड़ता है, तब जा करके नए द्रव्य की उत्पत्ति होती है। जैसे आप कपड़ा बनाएंगे माने पट बनाएंगे, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, तंतुओं का संयोग करना पड़ेगा। तंतुओं को, धागा को मिलाएंगे तब जा करके पट की उत्पत्ति होगी। ऐसे ही वृक्ष है, शरीर है, तो अंगों के संयोग से, अवयवों के संयोग से क्या होता है, अवयवी की उत्पत्ति होती है। अब देखो भाई, यहाँ पर हम देख लेते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे पट को या घट को देख लेते हैं। तो देखो, कार्य क्या है, कार्य है हमारा अवयवी। जैसे पट ले लिया हमने, पट ले लिया, ये कार्य हो गया पट। ये पट भी कहाँ है, एक अर्थ में है। तो देखो, पट किस में रहता है, पट रहता है तंतु में। अभी हम बता चुके हैं आपको कि कोई भी अवयवी द्रव्य अपने अवयव द्रव्य में रहता है। देखिए, जो भी बता रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा और समझते हुए जाइएगा। तो देखिए, पट जो है कहाँ रहता है, तंतु में, अपने अवयव में। और इसी तंतु में क्या रहता है, जो तंतुओं का संयोग है, तंतुओं का संयोग। और ये संयोग जो है ये पट के प्रति कारण भी है, क्योंकि यदि तंतुओं का संयोग ना हुआ, यदि धागा नहीं जोड़े, तो क्या पट यानी कपड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए संयोग जो है वो क्या है, कारण भी है, और कार्य यानी जो पट है उसके साथ में एक अर्थ में, एक अधिकरण में, एक जगह पर तंतु में रह भी रहा है। जो तंतुओं का संयोग है वह, ये संयोग किसका संयोग, ये जो है तंतु संयोग जो है यह तंतुओं में रह भी रहा है, तंतु में रहता है। और ये पट भी भाई साहब कहाँ रहता है, तंतु में रहता है। किस संबंध से रहता है, तो समवाय संबंध से, समवाय संबंध से। और ये संयोग भी इसमें तंतु में किस संबंध से रहेगा, ये भी समवाय संबंध से रहेगा। यानी कि कार्य के साथ में एक अर्थ में जो समवेत कारण हुआ, माने समवाय संबंध से रहने वाला कारण। देखिएगा, ये तंतुओं का संयोग पट के प्रति कारण भी है ना, और कार्य के साथ में यानी पट के साथ में एक अर्थ में तंतु में रह भी रहा है, तंतुओं का संयोग। इसलिए ये एक अर्थ में, कार्य के साथ में एक अर्थ तंतु में जो समवेत यानी समवाय संबंध से रहने वाला कारण हो गया तंतु संयोग। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असमवायी कारण हो जाएगा। किसके प्रति, पट रूपी कार्य के प्रति, पट रूपी
कार्य के प्रति ये तंतु संयोग क्या हो जाएगा, असमवायी कारण, असमवायी कारण हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब देख लेते हैं कि कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम यत् कारणम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमको बता क्या रहा है कि कोई भी अवयवी द्रव्य एकस्मिन् अर्थे, एक अर्थ में, यानी कि अपने अवयव में रहता है, और एक अर्थ से क्या लेते हैं, हमेशा अवयव लेते हैं, और जो कारण है यानी अवयवों का संयोग, अवयव संयोग, तो किसी भी अवयवी द्रव्य के प्रति उसके अवयवों का संयोग क्या होता है, असमवायी कारण होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी अवयवी द्रव्य के प्रति अवयव माने अवयवी द्रव्य भी अवयव में रहेगा समवाय संबंध से, और अवयवों का संयोग भी अवयव में रहेगा समवाय संबंध से। तो अवयवों का संयोग जो होता है, और यदि अवयवों में संयोग नहीं हुआ तो अवयवी द्रव्य नहीं बनेगा, यानी कि अवयव संयोग जो होगा वह अवयवी द्रव्य के प्रति, चूंकि लक्षण चला गया, क्योंकि अवयवी द्रव्य रूपी कार्य के साथ में एक अर्थ यानी अवयव में संवेत जो कारण हो जाएगा अवयव संयोग, इसलिए वह हो जाएगा असमवायी कारण। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम यत् कारणम। देखो यहाँ कारण यहीं पर लिख दिया, यानी कि कार्य हमको पहले से कोई चाहिए। देखो यहाँ पर कार्य क्या रहेगा, तो जैसे पट था यहाँ पर तो कार्य अवयवी द्रव्य था। इस बार हम क्या करेंगे, द्रव्य का रूप लेंगे। जैसे पट का रूप, कार्य क्या लेंगे हम, पट का रूप, पट रूप हमने क्या ले लिया, कार्य ले लिया। और इस कार्य का कारण क्या है भाई साहब, तो पट रूप का कारण है पट। पट रूप का कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये तो हो गया कार्य, और इस कार्य का कारण क्या है, कारण है पट। इसका कारण क्या है, पट। और ये पट कहाँ रहता है, पट रहता है तंतु में। अभी बता चुके हैं पट समवाय संबंध से कहाँ रहता है, तंतु में। तो देखिए यहाँ कार्य क्या है, पट का रूप कार्य है, और पट रूप का कारण कौन सा है, समवायी कारण। कारण यानी समवायी कारण, और हम अभी आपको पहले बता चुके हैं समवायी कारण जब बताए थे, तो पट रूप का समवायी कारण होता है पट, यानी रूप कहाँ समवाय संबंध से उत्पन्न होगा, पट में, इसलिए पट रूप का समवायी कारण हुआ पट। और वो पट कहाँ रहता है, एक अर्थ में यानी तंतु में, और उसी में क्या रह रहा है, उसी में समवेत है एक, इसी तंतु में क्या रहता है, तंतु रूप रहता है, तंतु रूप। ये तंतु रूप कहाँ रहता है, तंतु में। किस संबंध से रहता है तंतु का रूप, तंतु में समवाय संबंध से रहता है। तो देखिए समवेत मतलब समवाय संबंध से रहने वाला, एक अर्थ में यानी तंतु में, जो कारण हो गया तंतु रूप कारण। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये तंतु रूप किसके प्रति कारण है, तंतु रूप है पट रूप के प्रति कारण, पट रूप के प्रति। क्योंकि पट यानी कपड़े में रूप कब तक नहीं आएगा, जब तक उसके तंतुओं में यानी अवयवों में रूप नहीं होगा। तंतु यानी अवयव, जब तक तंतुओं में माने उसके धागों में रूप नहीं होगा तब तक पट में रूप आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए तंतु रूप जो है वह पट रूप के प्रति, इस पट रूप कार्य के प्रति तंतु रूप क्या है, इसके प्रति वो कारण है, पहली बात। और इसका जो कारण है कौन, समवायी कारण पट, उस पट के साथ में समवाय संबंध से तंतु में रह भी रहा है एक अर्थ में। और समवेतम यत् कारण माने समवाय संबंध से इसी में तंतु रूप भी रह रहा है, इसलिए इसी अर्थ में संवेत जो कारण हो गया, इस तंतु रूपी अर्थ में संवेत कारण हो गया तंतु रूप, इसलिए तंतु रूप क्या होता है, असमवायी कारण होता है। यानी आपको सामान्य नियम याद रखना है कि किसी भी माने अवयव रूप के प्रति, अब अवयवी के रूप या कोई भी गुण के प्रति, अवयवी रूप के प्रति अवयव रूप जो होता है वह
असमवायी कारण होता है। लेकिन ये बात ध्यान दीजिए कि यहाँ असमवायी कारण आपने देखा संयोग है, यहाँ पर रूप है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ संयोग है, यहाँ रूप है। तो अवयवों का संयोग हमेशा अवयवी द्रव्य के प्रति कारण होता है। कौन सा कारण? असमवायी कारण। और अवयवी के रूप इत्यादि गुणों के प्रति, अवयवी के गुणों के प्रति, अवयवों के जो गुण होते हैं वो, जैसे अवयव का रूप, ये असमवायी कारण होता है। तो असमवायी कारण हमेशा कोई ना कोई गुण ही होता है। देखिए संयोग भी क्या है? संयोग भी गुण है। रूप भी क्या है? ये भी गुण है। इसका मतलब हमेशा कोई ना कोई गुण ही क्या होता है? असमवायी कारण होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि कोई ना कोई जो गुण होता है वही असमवायी कारण होता है। और समवायी कारण के लक्षण में आपने देखा था कि जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो, तो कार्य हमेशा किसी न किसी द्रव्य में ही समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा था, इसलिए समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। चलिए, तो अब अगर आपको कहीं पर कोई समस्या हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, तो हम आपको उसको स्पष्ट करेंगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया असमवायी कारण किस प्रकार से ये लक्षण घटते हैं और क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार से हम घट में भी समझ सकते हैं कि घट के रूप के प्रति जो उसका अवयव होगा, तंतु यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ कपाल रखेंगे। उस कपाल में समवाय संबंध से कौन रह रहा है? कपालों का रूप। इसलिए कपाल का रूप जो होगा वह असमवायी कारण हो जाएगा। अवयवी यानी घट, उसका रूप होगा, उसके प्रति कारण हो जाएगा कपाल का रूप। तो उसका कारण क्या होगा? घट रूप, माने घट रूप का समवायी कारण होगा घट। उस घट के साथ में, क्योंकि घट भी कहाँ रह रहा है? कपाल में, और उसी कपाल में क्या रह रहा है? कपाल का रूप। इसलिए एक अर्थ में समवेत कारण हो जाएगा कपाल का रूप, इसलिए वह असमवायी कारण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने दो कारणों को देखा। अब आता है निमित्त कारण। तो निमित्त कारण एकदम सरल है कि इन दोनों से भिन्न जो कारण होता है वह निमित्त कारण होता है। इन दोनों से भिन्न होना चाहिए और निमित्त भी होना चाहिए, तो वो निमित्त कारण होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि तंतु जो है पट के समवायी कारण, माने पट के समवायी कारण है और पट अपने रूप का समवायी कारण है। तंतु संयोग जो है पट का असमवायी कारण है, तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। और निमित्त कारण देखिए तो तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, यानी कि दोनों से भिन्न कारण निमित्त कारण होता है। जैसे तुरी बेमादिकम पटस्य, पटिके तुरी बेमा इत्यादि जो कारण है वो निमित्त कारण है। तदेतत् त्रिविध कारण मध्य यद असाधारणम कारणम तदेव कारणम। इन तीन प्रकार के कारणों में, समवायी, असमवायी और निमित्त, इन तीन प्रकार के कारणों के मध्य में जो असमवायी कारण माने जो असाधारण कारण होता है वही कारण होता है। चलिए, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण होता है वह प्रत्यक्ष होता है। जो हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, जैसे हम जिस चीज़ को देख रहे हैं तो उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान हमको उसका हो रहा है, तो उसका कारण जो होगा वो प्रत्यक्ष, यानी कि इंद्रियां होती हैं, आँख नाक कान इत्यादि, ये सब जो इंद्रियां हैं वो उसकी कारण होती हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम में अप्रत्यक्ष ज्ञान शब्द आया है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं ये बता रहे हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। जो इंद्रियार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। देखिए, जैसे इंद्रिय ये रही, ये तो कोई पदार्थ हो गया, और ये इंद्रिय रही यहाँ पर, माने ये इंद्रिय हो गई। इस यहाँ पर ये आँख हो गई, मान लो ये आँख ना, ये आँख तो छुएगी नहीं जा कर के घड़े को या कोई भी पदार्थ को, तो इसके अंदर ना एक द्वेणुक होता है, द्वेणुक रूपी इंद्रिय होती है, और वो निकल करके यहाँ से जाती है। जैसे जो मेरी आँख है ना, इसके अंदर एक द्वेणुक रूपी इंद्रिय है, और वो यहाँ से निकल के जाएगी और जा करके क्या करेगी? छुएगी उसको, सामने जो पदार्थ है, तो उस पदार्थ को स्पर्श होगा उसके साथ में, माने दोनों का संयोग संबंध बनेगा, क्योंकि ये भी द्रव्य है और सामने वाला पदार्थ भी द्रव्य है, तो क्या होगा? संयोग संबंध होगा। तो इंद्रिय का और अर्थ का, जिसको भी हम देखते हैं सुनते हैं, तो कोई भी जो अर्थ होता है उसके साथ में संबंध बनता है, तो उस संबंध से फिर क्या होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है।
उसी ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष यानी संबंध से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम यानी कि कोई भी ज्ञान करण नहीं है जिस ज्ञान का, ये बात हम अभी आपको बता चुके हैं कि जो शाब्द बोध था उसका करण क्या था, पदज्ञान। जो अनुमिति थी उसका करण था व्याप्तिक ज्ञान, और जो उपमिति थी उसका करण था सादृश्य ज्ञान। ध्यान दीजिए, कारण पूछ लिया जाता है, व्यापार भी पूछ लिया जाता है, तो उसको याद रखिएगा। तो ये जो भी मतलब करण है, तो यहाँ पर जो ये तीन ज्ञान है, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, इनके तो कोई ना कोई करण है, यानी ये ज्ञान करणक ज्ञान है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा है जिसका कोई भी करण नहीं, माने कोई ज्ञान करण नहीं होता है। इसका करण इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां कोई ज्ञान तो नहीं है, इसलिए ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। और ये प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक में जहाँ कोई प्रकार विशेष संसर्ग प्रतीत ना हो, बस यत्किंचिदिदम इस प्रकार से नाम जाति आदि योजना से रहित जो ज्ञान होता है वो निर्विकल्पक होता है। सविकल्पक जहाँ पर प्रकार विशेष का भान हो, पता चले ये प्रकार है, विशेषण है, विशेष्य है, संसर्ग है, तो वहाँ पर वो ज्ञान जो होता है सविकल्पक ज्ञान होता है। जैसे डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, तो यहाँ पता चल रहा है कि डित्थ, ब्राह्मण, श्याम ये सब विशेषण है, और अयम 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 ये सब विशेष्य है, इसलिए ये सविकल्पक प्रत्यक्ष है। अब देखो, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधा। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु माने प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जिससे, ऐसा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेष विशेषण भाव। ये 6 प्रकार का ये जो सन्निकर्ष है, इस सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु सन्निकर्ष है, 6 प्रकार का सन्निकर्ष। देख लेते हैं, हम इसको एक बार समझ लेंगे। तो देखिए, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः। जब हम चक्षु से घट को प्रत्यक्ष करते हैं तो संयोग सन्निकर्ष होता है, हम आपको बता चुके हैं। जैसे ये चक्षु रहा, देखिए संयोग सन्निकर्ष का उदाहरण देखते हैं। क्या है कि चक्षु क्या है? ये चक्षु क्या है? एक 2 अणु वाली एक माने द्वयणुक है, एक इंद्रिय है, और ये कहाँ जाएगी? घट के पास। ये रहा घट, तो ये चक्षु जो है जाएगा कहाँ? घट के पास जाएगा। किस संबंध से? संयोग संबंध से। इसलिए चक्षु से घट का प्रत्यक्ष किस संबंध से होगा? संयोग संबंध से होगा। लेकिन अब हमको जाना है कहाँ? घट के अंदर क्या रहता है भाई? घट का रूप रहता है। घटी के अंदर क्या रहता है? रूप रहता है घट का। देखो, इस घट के अंदर क्या रहता है? रूप रहता है। इस रूप तक चक्षु का संयोग नहीं होगा, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट होता है, रूप तक जो है इसका संयोग नहीं हो सकता। अच्छा, अब ध्यान देना कि ये रूप जो है ना, ये घट में रहता है। किस संबंध से? रूप किस संबंध से रहता है घट में? तो रूप रहता है घट में समवाय संबंध से। अब हमको चक्षु को ले जाना है रूप तक, तो हमारा संबंध जो है यहाँ से पहले घट तक जाएगा और फिर घट से कहाँ तक जाएगा? रूप तक जाएगा। तो देखो, चक्षु से संयुक्त क्या हुआ? चक्षु से संयुक्त हो जाएगा घट। चक्षु का संयोग है घट के साथ में, क्योंकि चक्षु एक इंद्रिय है और वो इंद्रिय निकल करके घट से जुड़ जाती है जा करके। चक्षु क्या है? तेज रूपी है ना। तो ये चक्षु से संयुक्त घट हुआ, और फिर चूंकि रूप का समवाय है घट में, रूप का घट में क्या है? समवाय है, इसलिए रूप तक जब हम जाएंगे तो चक्षु संयुक्त, और यहाँ समवाय जो है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे? यानी संयुक्त समवाय, यहाँ पर हम जोड़ देंगे समवाय। तो चक्षु का जो रूप के साथ संबंध बनेगा वो संयुक्त समवाय बनेगा। लेकिन इसी रूप के अंदर क्या रहता है? रूपत्व। और एक नियम है कि येन इंद्रियेण यो या व्यक्ति ही गृह्यते, तो घट व्यक्ति ही गृह्यते, तो तदगत रूप भी तेनैव इंद्रियेण गृह्यते, तदगत रूपमपि। अब देखो, येन इंद्रियेण चक्षुरिंद्रियेण,
जो रूप जो व्यक्ति है उसको जब ग्रहण करेंगे, माने रूप पदार्थ का ग्रहण करेंगे, तो तद्गत जो जाति रूपत्व है उसका भी ग्रहण चक्षुरिंद्रिय से ही हो जाएगा। इसलिए अब देखो ये रूपत्व का भी रूप में क्या है, समवाय है। इसलिए जब हम चक्षु से रूपत्व तक जाएंगे तो पहले चक्षु से कहाँ तक गए थे, घट तक, फिर कहाँ तक गए थे, घट तक, फिर कहाँ तक गए थे, रूप तक, और फिर कहाँ तक जाएंगे, रूपत्व तक। अब यहाँ पर संबंध जो होगा इस समवाय को भी लेकर के होगा, माने चक्षु संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त घट, और उसमें समवेत हुआ रूप, इसलिए यहाँ पर समवेत, और फिर उस रूपत्व का समवाय है चूंकि रूप में, इसलिए ये जो संबंध आएगा चक्षु संयुक्त समवेत समवाय, ये संबंध बनेगा। तो आपको याद रखना है कि घट और उसके अंदर रहने वाला जो रूप, नील, घट नील, नीलत्व, इनके लिए संबंध बदलते जाते हैं। घट के लिए क्या होता है, संयुक्त, इसके लिए संयुक्त समवाय, और नीलत्व के लिए संयुक्त समवेत समवाय। क्यों? क्योंकि घट के अंदर नील रहता है समवाय संबंध से, नील के अंदर नीलत्व रहता है समवाय संबंध से। तो जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो, और देखिए चक्षु जाएगा घट में संयुक्त संबंध से, क्योंकि चक्षु से संयुक्त होगा घट, और चूंकि जब हम नील तक ले जाएंगे चक्षु को तो वहाँ पर ये नील घट में रह रहा है समवाय संबंध से, इसलिए यहाँ पर एक समवेत जोड़ देंगे। और नीलत्व रह रहा है नील में समवाय संबंध से, यदि हम चक्षु को नीलत्व तक ले जाएंगे तो वहाँ पर हम एक समवाय और जोड़ देंगे, यानी कि चक्षु समवेत समवाय हो जाए, चक्षु संयुक्त समवेत समवाय, ये संबंध बनेगा। चलिए अब आते हैं, देखिए एक और स्थिति है, जैसे शब्द का प्रत्यक्ष करना है। अब शब्द क्या है, शब्द जो है वो गुण है, और उसका प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है, देखो ये जो कर्ण इंद्रिय है ना, माने कर्ण इंद्रिय, इस कर्ण सस्कुली के अंदर जो आकाश है वो आकाश क्या है, वो श्रोत्र इंद्रिय है। इसके अंदर जो शब्द पहुंच जाता है उस शब्द का उसके द्वारा प्रत्यक्ष श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा हो जाता है। तो श्रोत्र क्या है भैया, आकाश, कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो नभः यानी आकाश है वही श्रोत्र है। तो श्रोत्र क्या है, श्रोत्र है आकाश, और इस श्रोत्र के अंदर पहुंच गया कोई शब्द, इस श्रोत्र यानी आकाश के अंदर क्या पहुंच गया, ये श्रोत्र ही, जो श्रोत्र भी क्या है, आकाश है, इसके अंदर क्या पहुंच गया, कोई शब्द पहुंच गया। अब इस शब्द का ज्ञान कैसे होगा, तो चूंकि ये शब्द श्रोत्र यानी आकाश के अंदर रहता ही है, शब्द क्या है, गुण है, और आकाश क्या है, गुणी है, और हम आपको बता चुके हैं कि गुण जो होता है गुणी में समवाय संबंध से रहता है, इसलिए इनका जो संबंध होगा वो समवाय होगा। इसलिए श्रोत्र से माने कान में, जब कान यानी आकाश, इसके अंदर जो आकाश है उस आकाश में पहुंचा हुआ जो शब्द है उस शब्द का ये ग्रहण के संबंध से करेगा, समवाय संबंध से, क्योंकि गुण गुणी में समवाय होता है। और शब्द कहाँ रहता है, आकाश में, शब्द गुण कम आकाशम, आपको पता ही है। अब देखिए इसी शब्द के अंदर अब नियम है ना, जिस इंद्रिय से जो चीज़ गृहीत होगी उसके अंदर की जाति भी उसी इंद्रिय से गृहीत होगी। तो शब्द के अंदर क्या रहता है, शब्दत्व, शब्द के अंदर शब्दत्व रहता है। ये किस संबंध से रहता है, ये समवाय संबंध से। तो जब आप श्रोत्र से कहाँ तक आए थे, शब्द तक, तब तो समवाय था, लेकिन जब आप श्रोत्र से कहाँ तक आएंगे, जब आप श्रोत्र से शब्दत्व तक आएंगे तो आपका जो संबंध है ना वो इस समवाय को लेकर के होगा। तो यहाँ समवाय की जगह हम समवेत का प्रयोग करेंगे, यानी श्रोत्र समवेत समवाय, क्योंकि इस शब्दत्व तो आने के लिए, क्योंकि यह शब्दत्व जो है शब्द में रहता है, जाति है, शब्दत्व जाति शब्द में, व्यक्ति में किस संबंध से रहेगी, ध्यान देना, जाति और व्यक्ति का, जाति और व्यक्ति का भी कौन सा संबंध होता है, समवाय संबंध होता है। इसलिए शब्दत्व जाति शब्द में किस संबंध से रहेगी, समवाय संबंध से। इसलिए ये जो संबंध बनेगा, ये वाला, ये संबंध जो होगा ना वो समवेत समवाय। क्यों, ये समवेत कहाँ से आया, क्योंकि श्रोत्र में शब्द समवेत है और उसमें शब्दत्व का समवाय है, इसलिए समवेत समवाय संबंध
बन जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं, अब आता है विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। ये अभाव का प्रत्यक्ष अथवा समवाय का प्रत्यक्ष। देखिए दो पदार्थ है ना अंतिम वाले, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय और अभाव। तो समवाय का और अभाव का प्रत्यक्ष किससे करते हैं? विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष से। कैसे करते हैं? तो देखिए इसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जैसे घटा भाववद भूतलम, क्या है? घटा भाव बद भूतलम। अब यहां पर आपको देखना है, आपकी आंख है, आंख का संबंध किससे होगा? जैसे चक्षुरिंद्रिय है, चक्षुरिंद्रिय है, ये चक्षुरिंद्रिय क्या घटा भाव को देखेगी या भूतल को देखेगी? जैसे आप देखो अभी सामने पर ये भूतल है, भूतल में माने जमीन पर घड़ा नहीं है, तो चक्षुरिंद्रिय किसको देखेगी? क्या घड़े को देखेगी या घड़े के अभाव को देखेगी या भूतल को देखेगी? तो भूतल है ना सामने, तो भूतल को देखेगी, अभाव को थोड़ी देख रही है। लेकिन वाक्य क्या है? वाक्य है घटा भाववद भूतलम। तो चक्षुरिंद्रिय ने किसको देखा? भूतल को देखा। संयुक्त कौन हुआ? संयुक्त हुआ भूतल। चक्षु संयुक्त क्या हुआ? भूतल। अब यहां पर जो बीच में वद दिख रहा है ना, ये घटा भाव वद, ये हुआ मतुप प्रत्यय। और मतुप प्रत्यय के पहले वाला होता है क्या? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। याद रखना, मतुप के पहले विशेषण, और विशेषण के अंदर क्या रहती है? तो मूर्ख के अंदर रहती है मूर्खता, विद्वान के अंदर विद्वत्ता, तो विशेषण के अंदर विशेषणता रहती है। समझ में आ गया कि नहीं? और ता को ही हम क्या बोलते हैं? ये तस्य भावस्तो तलौ, तल होता है ना, तल त्वा तल, ये भाव में आता, बने भाव में आता है। ता मतलब भाव, यानी विशेषण भाव। तो ये विशेषण भाव हो गया यहाँ पर। तो संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष, चक्षु संयुक्त हुआ भूतल, संयुक्त तो हमेशा भूतले होगा, और विशेषणता किस में जाएगी? घटा भाव में, क्योंकि वत है मतुप, मतुप के पहले होता है विशेषण। तो चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष, ये हो गया। विशेष विशेषण भाव का मतलब अलग अलग है, विशेषणता सन्निकर्ष और विशेष्यता सन्निकर्ष। अब देखिए यहीं पर हम वाक्य बदल देंगे। ये घटा भाव जो था ना विशेषण था, अभी हम विशेष्य बना देते हैं। भूतले घटा भावः, भूतले घटा भावः। देखिए यहां पर भी भैया क्या है? यहां पर जैसे चक्षु को देखो, माने चक्षु, इससे संयुक्त क्या होगा? क्या इससे संयुक्त घटा भाव होगा कि भूतल होगा? तो हमेशा इससे संयुक्त कौन होगा? हमेशा भूतल ही होगा भाई। चक्षु से संयुक्त क्या होगा? हमेशा भूतल ही होगा। तो चक्षु संयुक्त। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ये भूतले जो है ना सप्तम्यंत दिख रहा है, सप्तम्यंत भूतले घटा भाव, हमें भूतले सप्तम्यंत है, और सप्तम्यंत जो होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। ध्यान देना, सप्तम्यंत होता है विशेषण, तो घटा भाव क्या हो जाएगा? प्रथमांत है घटा भाव, ये विशेष से हो जाएगा। तो ये हुआ विशेष्य। तो इसके अंदर क्या रहेगी? विशेष्यता, यानी चक्षु संयुक्त विशेष्यता। का मतलब भाव, यानी चक्षु संयुक्त विशेष्यता यानी विशेष भाव। तो देखो यहाँ पर चक्षु संयुक्त विशेषणता, चक्षु संयुक्त विशेष्यता, बस वाक्य को बदलना है। वत लगा दोगे तो विशेषणता, भूतले सप्तम्यंत कर दोगे तो घटा भाव विशेष्य हो जाएगा, तो चक्षु संयुक्त विशेष्यता। तो ये चक्षु घटा भाव तक जा रहा है, घटा भाव के साथ इसका संबंध है, सीधा सीधा नहीं है, बस विशेष विशेषणता सन्निकर्ष है। कहीं पर विशेषणता है, कहीं पर विशेष्यता है। और पीछे संयुक्त देखो संयुक्त है, देखो यहाँ पर क्या रहता है? ये 6 सन्निकर्ष हैं, 6 में 5 सन्निकर्ष जो थे, संयोग, संयुक्त, समवाय, समवाय इत्यादि, इन सभी में ही विशेषणता और विशेष्यता जोड़ जोड़ करके ये सभी क्या हो जाते हैं? माने इन्हीं में विशेषणता कहीं पर जोड़ देते हैं, कहीं पर विशेष्यता जोड़ देते हैं। तो बदल बदल करके इनका नाम बदल देते हैं। देखो कहीं पर क्या रह जाएगा? जैसे संयोग है, तो संयोग को हम क्या कर देंगे? यहाँ संयुक्त विशेषणता, संयुक्त विशेष्यता। संयुक्त समवाय है, संयुक्त समवाय के स्थान पर संयुक्त, देखो समवाय को संवेद शब्द से बदल देंगे,
संयुक्त समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेषता। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के संसर्गों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के संबंधों के द्वारा हम क्या करते हैं, अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं। यही स्थिति समवाय का प्रत्यक्ष करते हैं तब भी होती है, वहाँ पर भी बस वाक्य में विशेष और विशेषण को बदल करके वहाँ पर भी विशेषता विशेषणता करके सन्निकर्ष बदल जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो है षड्विध सन्निकर्ष हमने समझ लिए। यही लिखा है यहाँ पर, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगा सन्निकर्षा। जब चक्षु से घट का प्रत्यक्ष करेंगे तो चक्षु का संबंध है घट के साथ संयोग संबंध, इसलिए वहाँ संयोग सन्निकर्ष होता है। और घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। घट रूप का जब प्रत्यक्ष करते हैं तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि घट के साथ में संयुक्त संबंध था चक्षु का, और उसमें घट में रूप का समवाय था, इसलिए संयुक्त समवाय। चक्षु संयुक्त घटे, चक्षु से संयुक्त घट में रूप का समवाय होता है। रूपत्व सामान्य माने रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष करेंगे तो वहाँ संयुक्त संभेद समवाय सन्निकर्ष होता है। क्यों? क्योंकि चक्षु संयुक्त हुआ घट, उसमें रूप हुआ समवेत, और उसमें भी समवाय किसका हुआ, रूपत्व का। श्रोत्रेण शब्दत्व साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्ष। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे, जब श्रोत्र यानी कर्णेंद्रिय, इसके अंदर जो शब्द है, इस शब्द का साक्षात्कार हम करेंगे समवाय सन्निकर्ष से। क्यों? क्योंकि कर्ण विवरवर्ती, कर्ण विवर यानी कर्ण ये हो गया, इसके अंदर का जो विवर, इसके अंदर का जो कर्ण विवर के अंदर रहने वाला जो आकाश है उसको हम श्रोत्र शब्द से समझते हैं। और शब्दस्य आकाश गुणत्वात्, शब्द आकाश का गुण होता है और गुण गुणी का समवाय होता है, इसलिए इसके अंदर वाला जो आकाश, उसके अंदर वाला जो शब्द, वो शब्द क्या होगा, उस शब्द का उस आकाश के साथ समवाय सन्निकर्ष होगा। इसलिए श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का ग्रहण समवाय सन्निकर्ष से होता है। शब्दत्व साक्षात्कार संवेद समवाय सन्निकर्षा। क्यों? क्योंकि श्रोत्र है एक आकाश और उस आकाश में शब्द है समवेत, और उसमें भी रहता है शब्दत्व समवाय संबंध से, इसलिए संवेद समवाय सन्निकर्ष होगा। अभाव के प्रत्यक्ष में विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष होता है, क्योंकि घटाभाववत भूतलम में चक्षु संयुक्त जो भूतल है उस भूतल में घटाभाव विशेषण, इसलिए वहाँ एक उदाहरण दिया है। अन्य उदाहरण आपको अपने आप समझ लेने, मैं जैसे बताया हूँ कुछ। चलिए, इस प्रकार से ये 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और उसकी कारण होती हैं इंद्रियां, और इसलिए इंद्रियों को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब ये अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग प्रकार का प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है, जैसे नेत्र इंद्रिय से त्वग इंद्रिय से त्वाच प्रत्यक्ष, और रसनेन्द्रिय से रासन प्रत्यक्ष, मनः इंद्रिय से मानस प्रत्यक्ष। 6 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियों से अलग अलग प्रकार का प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आपका प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्ण होता है, माने प्रत्यक्ष खंड पूरा होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण हो गया, इसके बाद अनुमान प्रमाण का निरूपण किया जाएगा। चलिए, इसके साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। नमस्कार मित्रों।